हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारे 12th क्लास की केमिकल काइनेटिक्स यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑन रिएक्शन रेट कांस्टेंट। मींस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट कांस्टेंट की पर निकालेंगे। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट देखते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका इफेक्ट देखते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म्स में। जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कोफिशिएंट वो किसके इक्वल होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर और रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। हम इनकी रेशियो देखेंगे तो यहां से हमारा क्या आएगा? ये आएगा 2 और 3 से के बीच रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, फॉर मोस्ट ऑफ रिएक्शन ये आएगा। कैसे आएगा? सपोज मैं एक ग्राफ बनाता हूं जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, जो काइनेटिक एनर्जी है, और जो उसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन x/m। अब सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर तो हो नहीं सकती। जितने भी पार्टिकल वहां उस रिएक्शन में के लिए उस रिएक्टेंट के हैं, क्यों कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी। सपोज वो T डिग्री पर ये कर्व हमारा आया एट T डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां इतने जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल कहां पर होंगे? यहां पर जो ये पीक है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये। तो इसे हम क्या बोल लेंगे? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी पजेस की जाएगी ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन के द्वारा। और ये एक चीज हमें पता है, जो प्रोडक्ट में जाएंगे सक्सेसिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी हो किससे ज्यादा होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। थ्रेशोल्ड एनर्जी से जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी। सपोज ये वो E है या ET जो भी कहनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो प्रोडक्ट में कौन से पार्टिकल कन्वर्ट होंगे? इससे आगे का जो ये पार्ट है। सपोज मैं इसको कह दूं A, ये B, ये पॉइंट C और ये D ले लिया। तो जो हमारा ABCD जो एरिया है, इसके अंदर जितने पार्टिकल हैं वही क्या करेंगे? हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। अब जो दूसरा ग्राफ बनाए हम, अगर इस टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारा कर्व है वो ऐसे कुछ आ जाएगा। T प्लस 10 डिग्री जो सेल्सियस है उसके लिए, वो T डिग्री सेल्सियस के लिए था T प्लस 10। अब ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो सबकी बढ़ती गई, तो एक कर्व नीचे की तरफ भी आया है क्योंकि सबकी एनर्जी बढ़ी है, पर टोटल पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे। अगर 100 हैं तो टोटल तो 100 ही रहेंगे। पहले मान लिया 100 में से 50 ऐसे थे, अब वो 50 ऐसे होंगे, और ये फ्लैटन भी होता जाएगा। कम पार्टिकल की एनर्जी होगी जो ज़्यादा है, क्योंकि सबकी आगे बढ़ती गई। और इसके केस में अगर मैं इन पॉइंट्स को नेम दूं, सपोज मैं इसको E और F दे दूं, तो इसमें जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो कौन से होंगे? A, B, E, F वाले, जो क्योंकि इन सब पार्टिकल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये होगी। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ी, ज्यादा पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। अब यहाँ एक छोटा सा फैक्ट मैं दिखाता हूं। सपोज पहले 300 है टेम्परेचर केल्विन, फिर हो गया 310। तो अगर हम यहां से अगर रेशियो निकाल लें
तो ये लगभग 3% के आसपास आएगी, जबकि रेट हमारा कितना बढ़ रहा है, 3% ना बढ़ के लगभग डबल या डबल से भी ज्यादा गया। ऐसा क्यों हुआ? जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है वो टोटल कोलिजन बढ़ने से नहीं बढ़ा, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो एजेंट के एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा गई, नहीं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़े हैं। 2 पॉइंट हुए यहां पर, एक तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, एक इफेक्टिव कोलिजन। तो मैंने क्या बोला है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए। टोटल कोलिजन तो ये थे वो जितने टकराए वो फ्रैक्शन बढ़ा है, लेकिन वो तो 3% ही बढ़ा था। एक्चुअल में देखा जाए टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा बढ़ गए। तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से यहां पर क्या बढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ है, ना कि टोटल कोलिजन बढ़ने से। गॉट इट। दूसरा ये पॉइंट देखो, ये जब हमने टेम्परेचर रेज किया तो ये कर्व आगे की तरफ भी गया और नीचे की तरफ भी, उससे ऊंचा मत कर देना क्योंकि फिर तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा दिए। दैट्स नॉट पॉसिबल। हमने सिर्फ टेम्परेचर रेज किया है, उससे पार्टिकल नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ उनकी एनर्जी बढ़ानी है। तो ये 2 फैक्टर माइंड में रखने हैं। गॉट इट। अब इसमें अगर मैं लगाऊं अर्नस्ट इक्वेशन, अर्नस्ट इक्वेशन क्या है, अर्नस्ट इक्वेशन, अर्नस्ट इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा रिएक्शन रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू ए की पावर -EA अपॉन RT। ये अर्नस्ट इक्वेशन है तुम्हारे। इसके अंदर के तो सबको पता है क्या है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। के तो रेट कांस्टेंट है। ए क्या है, एक्सपोनेंशियल जो कोफिशिएंट है ए वो है अर्नस्ट कांस्टेंट, अर्नस्ट कांस्टेंट है। इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि ये बाइनरी फ्रीक्वेंसी, बाइनरी कोलिजन को बताएगा कि पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में कितने बाइनरी कोलिजन होंगे। ठीक है। ये जो E है एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, E ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, मेन एक्टिवेशन एनर्जी पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। R गैस कांस्टेंट के इक्वल ही है, कांस्टेंट जो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल। T क्या है हमारा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये जो कंबाइंड फैक्टर है ना, E की पावर -E अपॉन RT, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, बोल्ट्जमान फैक्टर, बोल्ट्जमान फैक्टर, जो आगे हम इससे अगले टॉपिक में भी यूज करेंगे, वहां इसको F से रिप्रेजेंट कर देंगे। और E अपॉन RT क्या है, E अपॉन RT वो बताएगा, वो फ्रैक्शन, वो पार्टिकल्स का वो फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो ये फ्रैक्शन होगा। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट देखूं, ये तो हमारी इक्वेशन हो गई अर्नस्ट इक्वेशन। हमें देखना है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो वहां से या रेट कांस्टेंट के रिलेशन निकालने हो। तो मैं अलग अलग टेम्परेचर के केस ले लेता हूं, ये तो पता चल गया क्या चीज क्या है। अलग अलग टेम्परेचर के केस बनाते हैं हम। एक बार मैंने टेम्परेचर किया T1 एट टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहले तो ln ऑफ k इज इक्वल टू क्या आएगा, ln ऑफ a। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कट जाएंगे। e तो कट गया, -E अपॉन RT, ये बच गया। अब एट टेम्परेचर T1 ये क्या आएगा, ln ऑफ K1 ले लिया हमने, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ A, ये तो कांस्टेंट है, -EA अपॉन R, ये भी कांस्टेंट है, क्या आएगा T1। एट टेम्परेचर T2 तो ln ऑफ K2 किसके इक्वल आएगा, ln ऑफ A -EA अपॉन R, टेम्परेचर T1 की जगह क्या हो जाएगा, T2। सपोज ये मेरी इक्वेशन 1 ली हमने, ये इक्वेशन 2 ली, ये इक्वेशन 3 ली। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो कट जाएगा ये पार्ट। तो क्या आएगा, ln ऑफ k2 माइनस ln ऑफ k1 किसके इक्वल होगा, EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। तो log m माइनस log n क्या होता है, m बाई n। मैं इसको इधर ले आता हूं, ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये EA अपॉन R तो कॉमन ले लिया मैंने, यहां से अंदर क्या बचेगा, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। यहां से E अपॉन R कॉमन लिया, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये सारा उधर आ गया। अब यहां से हम आगे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू EA अपॉन R, अंदर एलसीएम ले लो, क्या आएगा, T1 T2, ऊपर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। यहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूं तो क्या होता है, 2.303, वो यहां भेज दिया 2.303 R। ये हमारा सोल्व करने के बाद आया। अब कहिए कि सर हमें इसकी वैलिडिटी चेक करनी है अरेंज इक्वेशन की। चलो वैलिडिटी चेक करते हैं। मैं ये इक्वेशन उठाता हूं, इक्वेशन 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ln ऑफ k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln ऑफ A। किसी क्यों लिखा ऐसा, इसको अब हम इस फॉर्मेट में ले लेंगे ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। लॉग में कन्वर्ट कर लो, लॉग के किसके इक्वल आएगा, माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग A, क्योंकि यहाँ पर भी 2.303 आएगा, यहाँ भी वो कट जाएगा ऊपर और नीचे। अब ये देखो ये किसके इक्वल हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं किस किस के रिस्पेक्टिवली, ये 1 बाई टी के और log k के, तो क्या बनेगा, क्या आएगा स्लोप, ये आएगा स्लोप, m के आगे x के आगे का फैक्टर m, यानी कि स्लोप आएगा इसका माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो इस टाइप से हमारा ग्राफ आ जाएगा जिसमें स्लोप होगा माइनस EA अपॉन 2.303 R। अब इसका स्लोप के अकॉर्डिंग हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू या log k की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। गॉट इट। ये क्या है, अरियंस इक्वेशन। फिर से देख लो अरियंस इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e अपॉन RT। a अरियंस कांस्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। e की पावर e अपॉन RT ये बोल्ट्जमान फैक्टर है। e अपॉन RT क्या है, हमारे फ्रीक्वेंसी फैक्टर था जो हमारी बाइनरी फ्रीक्वेंसी को बताएगा कितनी होंगी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट पर सेकंड। हमें अगर अलग अलग टेम्परेचर पर निकालने हैं तो पहले तो हमने लॉगरिथम लिया, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आए। अब हमने टेम्परेचर T1 पर निकाल लिया, K1 आ गया, T2 पर K2 वैल्यू पुट की, 2 में से ये 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, इसकी वैलिडिटी चेक की। गॉट इट। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा कोलिजन थ्योरी, उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बता दें। कोलिजन थ्योरी की क्यों जरूरत पड़ी मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये नो डाउट इसने ज़्यादातर चीज़ें सिंपल के लिए एक्सप्लेन कर दी, लेकिन जब भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आई हमारी, कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स वगैरह जुड़े, तो इससे हम प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए बहुत सारे रिएक्शंस को, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कोलिजन थ्योरी की। उसने इससे थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन किया। तो कोलिजन थ्योरी में कुछ चीज़ें तो हमारी सिमिलर ही चलेंगी, देख के आपको भी ध्यान आ जाएगा कि हाँ काफ़ी हद तक ये सिमिलर ही है। कोलिजन थ्योरी ने क्या लिया, पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट काफ़ी हद तक यहीं से थे कि जो सक्सेसिव कोलिजन होंगे प्रोडक्ट में वही जाएंगे, और उसके लिए जो पार्टिकल्स कोलाइड करें उनकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो किसके इक्वल आया हमारा, जैसे सपोज मान लिया कोई एक रिएक्टेंट है A प्लस B, ये हमारे प्रोडक्ट में जा रहे हैं,
तो किस पर डिपेंड करेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। सपोज वो हमारे ले ली ZAB वो फ्रैक्शन है जो सक्सेसिव कोलिजन कर रहा है, तो यहाँ से हमारा जो रेट होगा वो किसके इक्वल आएगा? ZAB इंटू F क्या है? बोल्ट्जमान फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होगी? E की पावर माइनस E बाई RT। अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का केस चल रहा है यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे? E की पावर माइनस E अपॉन RT। इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, और रेट को भी हम किसके डायरेक्टली लेके चलते हैं? रेट कांस्टेंट के, उसके डायरेक्टली होता है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन बन जाता है K इज इक्वल टू ZAB इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT। लगा ना सिमिलर? उसमें क्या था? K इज इक्वल टू, यहाँ इस कांस्टेंट की जगह क्या था? A था कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक चीज और देखिए, इसने कहा कि सिंपल पर तो ये इक्वेशन ठीक है, सेट होगी, क्योंकि वो भी होगी थी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स आई बहुत सारी रिएक्शंस में, ये फैक्टर सेट नहीं हुआ कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, सपोज 50 मॉलिक्यूल आपस में टकराए जिनकी एनर्जी भी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा थी, फिर भी वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर रहे थे, मीन्स वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो जब ऑब्जर्व किया तो मिला कि इसमें एक फैक्टर और इफेक्ट करेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर, मीन्स वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी टकराने चाहिए। कैसे? समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कोई नेल हो, कंसिडर करो ये नेल है, ये इसका शार्प एज है। अगर मैं इसको दीवार की तरफ करूं और पीछे से हैमर से हिट करूं तो ये अंदर चली जाएगी। सपोज इसको अंदर जाने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए 5 न्यूटन, मैंने 5 से हिट किया चली जाएगी, 6 से किया, 7 से, 3 से नहीं जाएगी। गॉट इट? अब मैंने क्या किया, इसकी ओरिएंटेशन ये कर दी और मैंने 5 की बजाय 6 से हिट किया, तो क्या चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। इफेक्टिव के लिए कितना चाहिए? 5, लेकिन मैंने कितना यूज किया? ग्रेटर देन ऑल्सो रिजल्ट हमारा नहीं आया। तो उस पॉइंट को देखते हुए यहां पर हमारा K किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ZAB इंटू P एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर है, E की पावर माइनस E अपॉन RT। तो इसमें K किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन पर। टेम्परेचर का इफेक्ट यहां भी निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, बाकी प्रोसेस दैट रिमेन्स सेम जैसे उसमें रहा था। लेकिन मेन हमें क्या निकालना था यहाँ पर कि नॉट ओनली सक्सेसिव कोलिजन जो डिपेंड करेंगे वो नॉट ओनली थ्रेशोल्ड एनर्जी बट ऑल्सो ओरिएंटेशन, दोनों पर डिपेंड करेगा। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या थी? लगभग रिएक्शंस हुई, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस थी वहाँ इससे प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हुई, वेरिएशंस आई, जिनको आगे हमारे हायर क्लासेस में जो एक्सप्लेन होंगी, यहाँ तक हमें यही करने हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज वगैरह आएंगे ना, वो हायर क्लासेस में आएंगी, जिन पर वो एक्सप्लेन होंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स वो कंप्लीट हो गया। कुछ बुक्स में गिवन होगा तुम्हें कैटलिस्ट का इफेक्ट भी। कैटलिस्ट का वैसे मैं बता चुका हूँ, क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जिनको अगर नहीं ध्यान हो तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज A प्लस B ये मिलके कोई प्रोडक्ट देना था C या AB, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा या वट एवर जो भी है। हमने क्या किया? कैटलिस्ट यूज कर दिया, यहाँ कोई C कैटलिस्ट किया। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, ये टेक पार्ट तो करेगा, इंटरमीडिएट बनाता है ये, लेकिन जो फाइनल स्टेप बनेगा उसमें विदाउट एनी केमिकल चेंज ये रीजनरेट हो जाएगा। और मैंने क्या बोला? विदाउट केमिकल चेंज सेम अमाउंट में मिल जाएगा। फिजिकल चेंज हम कभी नहीं कहते नहीं होगा। मे बी हाई टेम्परेचर हो, सॉलिड से लिक्विड आ जाए, मे बी उसके कलर वलर में कुछ वेरिएशंस आ जाएं गर्म होके, बट केमिकली वो वही कंपाउंड है, उतनी ही अमाउंट में होगा। ये हमने कैटलिस्ट के बहुत बार पढ़े हैं। स्मॉल अमाउंट में इफेक्टिव है, स्मॉल अमाउंट ही चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना बढ़ा देता है। ये इसके बारे में था जो हमने पहले ही फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में कर लिया था। तो इस चैप्टर के अपने नोट्स बनाएं, न्यूमेरिकल्स करके देखें, एक्टिवेशन एनर्जी जो कल किया था उस पर भी न्यूमेरिकल करके देखें, ऑर्डर पर न्यूमेरिकल्स करके देखें, रेट ऑफ रिएक्शन पर न्यूमेरिकल करके देखने हैं, और इन टॉपिक्स को प्रॉपरली करना है। थैंक यू।